नमस्कार, मैं साहिल दृष्टि CUET की MCQ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम वर्णमाला और वर्ण विच्छेद से संबंधित 5 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो इन प्रश्नों पर हम बातचीत करें उससे पहले हम केवल वर्णमाला और वर्ण विच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये किसे कहते हैं इस बात को हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो शब्द है वर्णमाला। ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, वर्ण और माला। यानी वर्णमाला को समझने के लिए हमें वर्ण और माला इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना होगा। वर्ण हम कहते हैं लेटर को। इंग्लिश में आप लोग खूब इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वर्ण या लेटर। इंग्लिश में तो लेटर का ही प्रयोग करते हैं, वर्ण का नहीं। तो लेटर या वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। और इसी वजह से वर्ण के संदर्भ में आपने एक और शब्द का प्रयोग सुना होगा, ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क भी होता है। और वो फर्क क्या होता है? वर्ण का संबंध होता है आंखों से। अच्छा, संबद्ध शब्द का मतलब होता है जुड़ाव। संबंध और संबद्ध दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। से जुड़ा हुआ, यानी संबद्ध का मतलब हो गया आंखों से जुड़ा हुआ। और ध्वनि का संबंध होता है कानों से। कानों से संबद्ध। तो अब इसका मतलब क्या है? वर्ण कोई चश्मे थोड़ी ना है जो आंखों पे पहन लेंगे, ध्वनि कोई कानों में पहनने वाला कोई आभूषण थोड़ी ना है। तो संबंध का मतलब क्या है यहाँ पर? संबंध या उससे संबद्ध होने का मतलब यहाँ पर है कि आप जब किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः हम भाषा का प्रयोग उसके वाचिक रूप में करते हैं। या आप सब लोग जानते ही हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक उसका वाचिक रूप, दूसरा उसका लिखित रूप। वाचिक रूप यानी जैसे मैं बोलकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये भाषा का वाचिक रूप है जो वाचन पर आधारित हो, यानी बोलने और सुनने पर आधारित हो। लिखित रूप यानी जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब भाषा के वाचिक रूप का प्रयोग हम ध्वनियों के माध्यम से करते हैं। जैसे हम कुछ भी बोलेंगे तो एक ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं, एक आवाज़ होती है, फिर हमारे कान उसे सुनते हैं। इन ध्वनियों को ही आप ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि का मूल संबंध किससे है? कानों से। यानी जो भाषा का वाचिक रूप है उसे हम कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर भाषा का जो लिखित रूप होता है उसे हम सुनते नहीं है, उसे हम पढ़ते हैं। और पढ़ते कैसे? जब हम उसे देखते हैं। और देखते किसके माध्यम से है? आंखों के माध्यम से। तो ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनियों या कहें कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनियों नहीं कहेंगे, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, ठीक। दूसरी चीज होती है माला। माला का सामान्य सा अर्थ है समूह। तो वर्णमाला का मतलब क्या होगा? वर्णों का समूह। तो जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आपके जो A to Z लेटर्स होते हैं ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, यानी इंग्लिश की वर्णमाला है। और अगर आप हिंदी की बात करें तो जो हमारे ए आ फिर आपके क ख इत्यादि जो वर्ण होते हैं उनके पूरे समूह को
वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, अब इन वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलकर ही हमारी पूरी भाषा बनती है। ठीक, वर्ण से मिलकर क्या बनेंगे आपके शब्द, शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं वाक्य, और इन सब के समूह को आप क्या कहते हैं भाषा। और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होगा, तोड़ना या अलग करना। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी शब्द में निहित वर्णों को अलग अलग करना। मतलब एक शब्द में जितने भी वर्ण शामिल होंगे उन सारे वर्णों को अलग अलग करना। ठीक, अब जो पूरी वर्णमाला है हिंदी की, उस वर्णमाला को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी की ध्वनियां, ध्वनियों का समूह ही आपकी वर्णमाला भी है। इसे हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले स्वर, फिर आपके व्यंजन, और तीसरे होते हैं अयोगवह ध्वनियां। तो इनकी परिभाषा क्या होती है ये सब तो हमने कक्षाओं में पढ़ा है। लेक्चर्स अगर आप देखेंगे इस कोर्स के तब उसमें विस्तार से सब चीज़ें मिलेंगी। अभी हमें बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में इन पर बात करनी है, क्योंकि मूल प्रयोजन इस सीरीज का 5 प्रश्नों को हल करना है, पूरी अवधारणाओं को समझना नहीं। लेकिन उन प्रश्नों के लिए एक, जैसे आप लोग एकता कपूर के किसी के भी सीरियल्स देखते हैं, शुरू में आता है ना कि कल क्या हुआ, एक छोटा सा प्रीकैप दिया जाता है ना 5 मिनट का या थोड़ी बहुत देर का, उस तरह हम ये समझ रहे हैं। तो जो हमारे ए आ इत्यादि होते हैं ना, ए आ ई उ ए ओ और औ, ये 10 जमा 1 यानी कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। अब 10 तो आपके ये हो गए, और इस 1 का मतलब क्या है, जैसे पहले मानते थे कि एक स्वर हमारा री भी होता है, लेकिन आजकल भाषा वैज्ञानिक यानी जो भाषा से संबंधित शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, आजकल भाषा वैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि री एक स्वर नहीं है, बल्कि इसकी जगह एक दूसरा स्वर उन्होंने शामिल किया है हिंदी की वर्णमाला में, जो कि है ओ। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे आप बोलते हैं ना डॉक्टर, या फॉर्म भरना है। ठीक, यहाँ इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग हम करते हैं। फॉर्म में तो फिर भी लोग ओ की मात्रा भी लगा देते हैं, लेकिन डॉक्टर में आप नहीं लगा सकते। ठीक, तो मुख्यतः अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उनके उच्चारण में हम इस ओ का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 11 है, भले ही आप री को मान लीजिए, भले ही ओ को मान लीजिए। यानी जो प्राचीन मान्यता थी उसके हिसाब से री एक स्वर है, और जो नवीन यानी नई मान्यता है उसके हिसाब से री नहीं ओ एक स्वर है। तो दोनों में से आप किसी भी मान्यता को माने, आपके स्वरों की संख्या 11 होगी। फिर व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन याद करने का एक
बहुत प्रचलित तरीका है कचोटता प्यार। कचोटता प्यार का मतलब क्या होता है? क च ट और त, कचोटता, प और फिर आपका य र ल और व। और ये क्या है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग का मतलब क्या होगा? क से शुरू होने वाले 5 वर्णों का समूह, क ख ग घ अंग। ऐसे टवर्ग का मतलब क्या होगा? ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न। इसी तरह आपका पवर्ग। तो ये आपके कुल होते हैं 25 जमा 4, यानी कि आपके हो जाएंगे 29। और इनके अलावा 4 और होंगे, श श स ह। तो कुल हो गए ये आपके 33। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 4 व्यंजन तो बच गए। तो 4 व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम वर्णमाला में अलग से नहीं रखते, और वो 4 क्या है? अक्षय, ठीक है। इनके मैंने सीक्वेंस से नहीं लिखे, पर ये 4 व्यंजन हैं। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जॉइंट। जैसे आप लोग कहते हैं ना संयुक्त परिवार, यानी मिला हुआ परिवार। जितने भी सदस्य हैं सब जब मिलकर रहते हैं तब उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो दूसरे व्यंजनों से मिल मिलकर बने, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये जो चारों व्यंजन हैं, ये चारों व्यंजन दूसरे व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे जो अक्षय है वो कैसे बना? क और श, फिर त्र, त और र, श और र। ये जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह को कहते हैं हलंत। ठीक, इसका मतलब होता है कि जिस भी वर्ण के नीचे आएगा, ये इस बात की सूचना देता है कि ये वर्ण अपूर्ण है, ये वर्ण अधूरा है, ये वर्ण पूरा नहीं है। जैसे स्कूल के दिनों में आप पढ़ते थे ना, स्वर क्या होते हैं? जो ऐसी ध्वनियाँ जो बिना किसी दूसरी ध्वनियों की सहायता से उच्चारित होती हैं। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी आपके व्यंजन होंगे ना, उनमें स्वर पहले से शामिल होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं क, तो क का मतलब होगा क जमा अ। आ का मतलब केवल अ ही है, क्योंकि अ एक स्वर है। और स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरी ध्वनि के प्रयोग की शर्त को पूरा नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण होता है। लेकिन व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्वर मिल जाता है। तो परिभाषा 6ठी क्लास से पढ़ ही रहे होंगे, कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ। तो जब आप का कहते हैं तो का का मतलब होता है क जमा आ। जब आप की कहते हैं तो की का मतलब होता है क जमा ई। जब आप क्री कहते हैं तो क्री का मतलब होता है क जमा री। तो स्वरों की मात्राएं आपको पता ही होंगी। अ की कोई मात्रा नहीं होती, फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर जो ह्रस्व ई होती है उसकी मात्रा, फिर री की मात्रा, ऊ की मात्रा, और जो दीर्घ ई ऊ होता है उसकी मात्रा, फिर आपके ए की मात्रा और ए की, ऐ की, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो ये मात्राओं का ज्ञान आपको पहले से होगा ही। ठीक, तो इस वजह से जो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें हम मूल वर्णमाला में नहीं रखते।
तो मूल जो वर्णमाला है वो आपकी 44 मानी जाती है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। हालांकि इनके अलावा बहुत सारे व्यंजन बाद में भाषाविदों ने हिंदी वर्णमाला में जोड़े, जिससे संख्या 55 से भी पार चली जाती है, लेकिन मूलतः 44 वर्ण ही हिंदी की मूल ध्वनियाँ मानते हैं। और इन्हें क्यों नहीं व्यंजनों में मानते? क्योंकि ये इन व्यंजनों से मिल मिलकर ही बनते हैं, इस वजह से इन्हें हम इनसे अलग रखते हैं। ठीक। अयोगवा का मतलब होता है योग यानी जोड़ यानी मिलना, अयोग यानी जोड़ का ना होना। तो अयोगवाह यानी ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें ना तो हम स्वरों में जोड़ सके और न ही व्यंजनों में जोड़ सके, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो कहीं नहीं जुड़ सकती हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक, यानी कहीं नहीं का मतलब स्वर और व्यंजन के वर्ग में जो ध्वनियाँ नहीं आ सकती हैं। तो ये दो ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो जैसे आप अंग और आह कहते हैं ना, तो इसको कहा जाता है अनुस्वार और इसको कहा जाता है विसर्ग। तो ये दो ध्वनियाँ होती हैं, ये कुल 33 ध्वनियाँ होती हैं और ये आपकी 11 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, तो अब हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अयोगवा ध्वनि नहीं है? तो ये अंग क्या है? अनुस्वार, यानी ये अयोगवा ध्वनि है। आह क्या है? विसर्ग, यानी ये भी अयोगवा ध्वनि है। और ई आपका क्या है? स्वर है, यानी ये अयोगवा ध्वनि नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ग व ज ये तीनों ही क्या है? सामान्य व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है श्र, क्योंकि ये आपका श जो अपने आप में एक व्यंजन है और र से मिलकर बनता है, तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बन रहा है, उनके मेल से, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। कमल का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो कमल को हमें तोड़ना पड़ेगा अलग अलग वर्णों में। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, जिसके और टुकड़े आप ना कर सके, उसे कहते हैं वर्ण। तो कमल में जो क है वो क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन का मतलब ही है कि उसमें स्वर मिला हुआ होगा। तो क का मतलब क्या होगा? क जमा अ। म का मतलब क्या होगा? म जमा अ। और ल का मतलब क्या होगा? ल जमा अ। अच्छा, एक कमल की बजाय अगर कमली होता तब इसका वर्ण विच्छेद कैसे होता? क जमा अ, म जमा अ और ल जमा ई। ठीक, अगर ये कमाल होता तब इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करते? क जमा अ, म जमा आ, क्योंकि ये मात्रा आ की है, और ल जमा अ। तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा कोई कि अगर माँ है तो म जमा अ जमा आ, ये गलत है, क्योंकि एक व्यंजन के साथ एक ही स्वर होगा ना, तो आपको देखना है कि उसके पीछे मात्रा किस स्वर की आई, वही स्वर उसके पीछे लगेगा। और अगर मात्रा नहीं है और नीचे हलंत चिन्ह नहीं है, हलन चिन्ह है तब तो कोई स्वर नहीं है। अगर हलन चिन्ह नहीं है और कोई मात्रा भी नहीं है, तो कौन सा ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? वो होता है आपका अ। तो वहां पर अ आएगा। तो कमल का सही उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो दीर्घ में देखिए, द्रि और ग दो शब्द हैं। द्रि का मतलब क्या होगा? द,
और ये मात्रा किस वर्ण की है? री। और ग में कोई मात्रा नहीं है यानी कि अ। तो द, री, ग और अ, ये इसका सही उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वर्णमाला और वर्ण विच्छेद की सामान्य समझ मिल गई होगी। अगर आप इसे विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको कोर्स में जो लेक्चर्स उपलब्ध किए गए हैं उन्हें देखना होगा। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं जिसमें हम आपके वर्णमाला से संबंधित जानकारी पर ही बात करेंगे और उसमें हम स्वर और व्यंजन को आगे कैसे विभाजित करते हैं उससे संबंधित 5 प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।